क्लास 9 ये फिज़िक्स का आप लोग का चैप्टर लॉ ऑफ मोशन का सेकंड वीडियो है यहाँ पे। और आज हम जो कवर करने वाले, पहले मैं रिवाइज करा दूँ। मैं लास्ट क्लास क्या किया था, उसमें हम लोग किए थे व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि मैं बोला था ना कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कीप in its state of rest, and if it's in motion it will continue in state of motion until and unless some external force acts on it. Very important. Then inertia, the tendency to acquire in state of rest or motion, inertia of rest था, inertia of motion, तो inertia directions का मैं ढेर सारे एग्जाम्पल भी दिया था। जिसको नहीं पता चला वो लोग फिर से प्रीवियस वीडियो देख ले एक बार। और प्लीज़ मैं जब क्वेश्चंस दूँ उसे करा कीजिए, ठीक है। और ये हो गया व्हाट इज मोमेंटम, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसका मैं यूनिट बताया था आप लोगों को, कुछ सम्स भी बताया था थोड़ा बहुत, पी इज एम इन टू वी करके। तो आज जो बताने जा रहे हैं वो नेक्स्ट उसका पार्ट है। मैं बताऊंगा, आज बता रहा हूँ मैं आज बताऊंगा सेकेंड लॉ, उसका डेफिनेशन, सम एग्जांपल्स, सम थर्ड लॉ के बारे में, उसका एग्जांपल्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, इट्स फॉर्मूला, देन वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी, एंड देन मास एंड वेट का डिफरेंस। ये चैप्टर है आप लोग का। अब अच्छा रहेगी अगर आप लोग जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, विच इज चैप्टर आई थिंक 4 चैप्टर होगा, उसके बारे, प्रेशर के बारे में आप लोगों का भेज दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भेज सके बहुत अच्छा रहेगा, अभिराज भेज दे तो बहुत अच्छा ज़्यादा रहेगा। तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ समझने से पहले तुमको एक बार मैं याद दिला दूँ। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें इस आंसर में जो सेकेंड लॉ के डेफिनेशन में ये मोमेंटम वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम वर्ड यूज होगा, इसलिए पहले बता दूँ। लीनियर मोमेंटम क्या था, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एम और वी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आ जाए, तुम लोग को पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब अंत का वेलोसिटी। अच्छा, मैं पहले ये बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ। अभी भी बहुत जन ना शायद पढ़ाई वढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है। ठीक से करना मतलब सिर्फ वीडियो देखना है, इट्स नॉट ठीक से पढ़ाई करना। ठीक से पढ़ाई करना मतलब आप लोग वीडियो देखें, अच्छे से समझिए, हो सके तो दोबारा देखिए, उसको बुक भी पढ़ें। पढ़ने के बाद मैं जो कुछ कुछ क्वेश्चन देता हूँ उसको आप लोग करके मेरे को सेंड करें, ठीक है। यही होगा बेस्ट अभी के फिलहाल के लिए। और कुछ दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लासेस, तो आप लोग ये अच्छे से प्रॉपरली करने, तो आप लोग का ये जो टाइम चल जा रहा है, आप लोग बहुत बहुत भयंकर प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप लोग। और बहुत जन ऐसा कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहा है, पर लोग कुछ काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग को बता दो, आप लोग भयंकर प्रॉब्लम फंसने वाले। क्लास नॉट 9 इज नॉट सो ईजी, ओके, ठीक है। तो हम लोग बढ़ लेते हैं अभी, पी सैम इन टू वी। तो हाँ, मैं बता रहा था इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होता है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जिसके बाद जो आ जाता है वेलोसिटी उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, इफ अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मान लो पहले गाड़ी चल रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और बाद में वो उसका स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 50 की स्पीड में धर लिया, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो पहला वाला स्पीड था यानी 10 किलोमीटर पर आवर, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जो बाद में हुआ उसे कहते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग प्रीवियस चैप्टर में की थी, इनिशियल से यू से डिनोट करते थे, और फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। यहाँ इनिशियल इनिशियल कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए मैं अभी वी लिखा हूँ, वेलोसिटी लिखा हूँ, ठीक है। बट इस आंसर में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का काम पड़ेगा, इसलिए मैं बता दूँ एक बार फिर से। पहले बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, इट्स रेट। या देखो इसमें क्या क्या याद करना, ये भी ध्यान रखना, इसका डेफिनेशन जरूर, इसका क्या स्टेटमेंट है वो, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला डिराइव करना निश्चित आएगा। मैं वो किया नहीं हूँ, बहुत शॉर्टकट में दिखाऊँ, नहीं तो वो बहुत बड़ा वीडियो आ जाएगा। पर यह याद रखना कि कैसे एफ इक्वल्स टू एम ए आता है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा हूँ, वहाँ पे एफ इक्वल्स टू एम ए आएगा, कैसे यहाँ से वहाँ तक आया, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना होगा। ध्यान रही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड लॉ में क्या क्या है मैं पहले बता दूं। डिफाइन सेकेंड लॉ, ये डिराइव करो एफ इक्वल टू एम ए कैसे आया, एंड सम रीजनिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू सेकेंड लॉ। यही 3 पार्ट होता है इसमें, ठीक है। पहले बात करते हैं इसका स्टेटमेंट। ये कहता है रेट ऑफ चेंज। अच्छा, तुम लोग पता है जिसमें रेट लगा हो वर्ड, उसमें ना डिवाइडेड बाय टाइम लग जाता है। जैसे रेट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मूविंग, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, तो डी बाई टी मैंने स्पीड होता है। जिसमें भी रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन मीन्स डब्ल्यू बाई टी हो जाता है, वो पावर हो जाता है, ठीक है। जिसमें रेट आ जाता है डिवाइड बाई टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब सुनो ध्यान से, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम लोग लीनियर मोमेंटम समझे थे एम वी,
इसमें m इंटू वी, समझ गया ना, मास में वेलोसिटी। अब अगर यहाँ पे दो दो वेलोसिटी हो तो हम लोग को एम वी एम यू दोनों लिखना पड़ेगा, जिसमें v हम लोग फाइनल वेलोसिटी को कह रहे हैं और u कह रहे हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। मान लो कोई गाड़ी पहले चल रहा था कुछ स्पीड में, तो उसका जो तब लीनियर मोमेंटम होगा वो m इंटू यू होगा, ठीक है। और बाद में जो हुआ उसका वेलोसिटी वो m इंटू वी हुआ, ठीक है। अब इसे बोला अगर चेंज इन द मोमेंटम, तो यानी कि जो बाद में जो मोमेंटम हुआ और जो पहले जो मोमेंटम हुआ इसका डिफरेंस निकालने बोल रहा है, यानी एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू। ये समझ में आया? देखो मैं लिखा भी हूँ, चेंज ऑफ लीनियर द रेट, अच्छा रेट माने डिवाइड बाय टाइम, समझ गए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का चेंज एम वी माइनस एम यू एंड रेट है तो डिवाइड बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स, फोर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किस पे निर्भर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड टेक्स द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया गया है, फोर्स इस डायरेक्शन में किया तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन मूव करेगा, ऐसे नहीं मूव करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, द रेट ऑफ चेंज, मैं याद करा रहा हूँ तुम लोग को, ध्यान रखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स एंड टेक्स द डायरेक्शन इन विच force acts. Please remember, now this is the formula, F is directly proportional to mv minus mu by t. mv minus mu समझ में आ गया आपको, लीनियर मोमेंटम था डिवाइड बाय टाइम। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं, और ध्यान रखने वाला बात है इसमें, आपको रीजनिंग क्वेश्चन इसी से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा है, तो बोलोगे ये और ये जो लीनियर मोमेंटम का चेंज एंड ये फोर्स। अब जो बात है वो इंपॉर्टेंट है, इनवर्सली रिलेटेड कौन सा है, फोर्स एंड टाइम, ये याद रखना है, क्योंकि अब जो मैं रीजनिंग क्वेश्चन बोलूंगा इसमें ये रिलेटेड होगा ज़्यादा बात। इसमें क्या बताया, अगर इनवर्सली मतलब क्या होता था, अगर टाइम बढ़ता है तो ये घटेगा, ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब यही होता है। उल्टा बात, अगर ये घटता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर ये बढ़ गया वो घटेगा। इनवर्सली का मतलब यही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं उसको कुछ और किया हूँ, यहाँ पे m कॉमन निकाल के v माइनस यू बाई टी किया, और शायद तुम लोग पढ़े होंगे कोई चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कि v को u प्लस ए टी होता था, और तो इधर तो चेंज करो तो v माइनस यू बाई टी जो है ना, ये जो पोर्शन ये होता है a, यू कैन सी v माइनस यू बाई टी इज a, एक्सेलरेशन से कहते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको डिराइव करना बहुत बड़ा है, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ध्यान रहे। अब मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ इससे रिलेटेड क्या क्या होगा। यहाँ बोलता है कि वाई अ प्लेयर वाइल कैचिंग अ बॉल, जब कोई प्लेयर कैच करता है ना बॉल, क्रिकेट में बता रहा हूँ, जब कैच करता है बॉल, इट ही विथड्रॉज हिज हैंड, मैंने वो बैक करता है, कैच करना कटक से कैचता है, ऐसे धप से कैच नहीं करता, ऐसे धप से कैच करने से उसको चोट लगेगा। और वो जो बैक करता है, जिसको क्रिकेट खेलना आता होगा या ध्यान से दिखा होगा क्रिकेट में, जब कैच करता है बॉल फील्डर लोग थोड़ा हाथ में पीछे ले जाकर टानता है, ये क्यों करता है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, जब मान लो कोई जंप करता है कोई, तो हमेशा सैंड में क्यों जंप करता है, क्यों मिट्टी में डायरेक्टली जंप क्यों नहीं करता है, या फिर कोई सोफोम या कोई ऐसा सोफा टाइप का कुछ चीज़ रहा जिस गद्दे में वो लोग जंप करता है, ऐसे क्यों करता है, तो ये सबका क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं। तो इसका रीजन सुनो क्या होता है। जब हम लोग ना ये विथड्रॉ करते थे ना हैंड को बैक, तो उससे क्या होता था, टाइम ऑफ कैचिंग इंक्रीज कर जाता है। मैं जब से पकड़े और थोड़ा सा और बढ़ा दिए नो टाइम, तो इफ यू इंक्रीज द टाइम, what happens to the force, it decreases, and so हम लोग के हाथ में कम फोर्स पड़ता है, समझिए, टाइम बढ़ गया फोर्स कम पड़ रहा, समझ में आ गया बात। तो यही कहानी है, जब हम लोग जब जंप मारते, लॉन्ग जंप या सब कुछ जंप मारते, तो वहाँ पे ना बालू वालू टाइप का रहता है, तो बालू होने से क्या, या फोम गद्दा रहता है, तो गद्दा होने से क्या होता है, इतना मोटा मोटा गद्दा रहता है, गद्दा होने से क्या हुआ, तो हम लोग डायरेक्टली जब जंप मारे, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू ग्राउंड नहीं हुआ, ग्राउंड का होने से पहले थोड़ा फोम पे हम लोग रखे पैर, और फोम में रखने से क्या हुआ, फोम थोड़ा टाइम बढ़ा दिया ग्राउंड तक लाने में, ठीक है, क्योंकि टाइम बढ़ गया, एज टाइम इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस, तो हम लोग को कम फोर्स लगा पैर में, समझ सकते हो, अगर पतला सा रहता फोम तो जल्दी पहुंचते हम लोग, रहता ग्राउंड से तो कम ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन फिर भी, और मोटा गद्दा रहता है, तो समझ रहे हो ना बात, और टाइम बढ़ जाएगा, और मोटा गद्दा और ज़्यादा टाइम, जितना बड़ा मोटा होता जाएगा टाइम बढ़ जाएगा, जितना टाइम बढ़ेगा फोर्स घटेगा। अब समझ में फिजिक्स के टर्म में क्यों समझ सके हो, कि हम लोग ऐसे कॉमन से बोलते हैं मोटा गद्दा में तो जाएगी कम चोट लगेगी, पर अब ये समझ में आया फिजिक्स के हिसाब से कैसे क्या कहानी है यहाँ पे, समझे। तो मैं समझा दिया व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, पर मैं मेन चीज़ है वो लिख दिया हूँ मैं, और इसका मैं रीजनिंग क्वेश्चन बता दिया तुम लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना सबको। अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है।
थर्ड लॉ तुम लोग पहले भी पढ़े होगे, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर तुम कोई चीज में, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे मारा हूँ, कॉपी में मारता हूँ, तो कॉपी में जो मारता हूँ तो कॉपी भी मुझको उल्टा एक फोर्स मारती है, जिसके कारण मेरे नकल में लगता है चोट, मेरे स्टॉक पोर्शन में मेरे को लगता है चोट। समझ रहे हो? तो तुमने असर किया तो तुमको भी उल्टा असर दिया, यही है मेन कॉन्सेप्ट इसका। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो मैं कोई दीवार में से मारता हूँ दम, जब मारता हूँ तो मेरे को भी चोट लगता है। अगर यहाँ पे अगर कोई फोम रहे, तो जब मैं फोम मारता हूँ, फोम हमको एक इक्वल एग्जर्ट नहीं करता है, फोर्स नहीं करता है, इसलिए मेरे को चोट नहीं लगता है। समझ में आ गया बात? चलो और बात करते हैं। एक थोड़ा सॉलिड जमीन में, एक गीला जमीन में, या फिर बालू वाला जमीन में चलते हैं हम लोग। अगर चलेंगे तो चलेंगे ना, जब अच्छा जब चलते ध्यान नहीं दिए तुम लोग, हमें चलते ना जब पैर से ना फोर्स देते हैं ग्राउंड को, तुम नोटिस करना ऐसे फोल्ड हो जाता है, और ये जो हम लोग का टो पोर्शन उससे हम लोग फोर्स देते हैं ग्राउंड को। जब हम लोग ग्राउंड को फोर्स दे रहे हैं तो ग्राउंड भी हम लोग उल्टा फोर्स दे रहा है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर ग्राउंड उल्टा फोर्स नहीं दे, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो गीला जमीन है, बहुत मत कजी कादा कादा भरा हुआ गीला है, अब तुम्हारा फोर्स दिया, तुम्हारा पैर धंस गया, तुम धंस गया पैर, तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो समझ में आया बात? तो अगर इक्वल अपोजिट जनरली देता, अगर नहीं दे रहा तो तुम उतना काम नहीं करो। जैसे मान लो वो स्लीपरी जगह है, तुम फोर्स दी पर तुम्हारा पैर स्लिप खा गया, तो तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। समझ में आ गया बात? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट। मैं कुछ और बताता हूँ एग्जांपल्स, और क्लियर होगा जिससे। जैसे मान लो अगर नाव चला रहा है, तो देखो नाव चलाने का दो सिस्टम होता है। एक होता है जो जैसे होता है ना, कैसे बोलते हैं, ऐसे चलाने वाला होता है। एक होता है बड़ा सा बांस डाल देता है पूरा मिट्टी तक, और मिट्टी को ठेलता है, ठीक है। जैसे हम लोग को बंगाल में देखते हैं, पूरा बांस नीचे तक डालता है, फिर मिट्टी से वो ठेलता है। ये जो ठेलने वाला सिस्टम है, जो ठेल रहा है, तो ग्राउंड भी उल्टा ठेल रहा होगा, तभी आगे वो बढ़ पा रहा होगा। समझ में आ रहा बात? उसी तरह का पानी को ठेल रहे थे, पहला सिस्टम जो बता रहे थे, पानी को जब ठेल रहे, तो पानी भी ठेल रहा है, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। ध्यान रखना बात सबसे, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, ये था न्यूटन थर्ड लॉ। अब बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। प्लीज मैं एक बात बता दूं, तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरे को सेंड कर देना, चैप्टर 4 का सेंड कर देना, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये यूनिवर्स को लेकर बात किया है न्यूटन, क्या बोला है। अच्छा पहले ग्रेविटी या ग्रेविटेशन का मतलब समझ लो। ग्रेविटेशन मतलब हर एक ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स का बात कर रहा हूं मैं, अपना पृथ्वी का बात नहीं करो, पूरा ब्रह्मांड जिसमें हम लोग भी आते हैं, अर्थ भी आता है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये ध्यान रखना, बात कुछ अजीब लगेगा, क्या सर बोल दिए, ये थोड़ी अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, बट इट अट्रैक्शन या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन some factors. Which factors? It depends on the mass, product of the mass of the two bodies, दोनों का मास, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन है, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद सम फोर्स which is equal to product of their masses and inversely proportional. You can see it's inversely proportional to square of the distance, between them. Remember, so whenever they will ask you questions, they will ask you define Newton law of gravitation. This is the thing you have to write. Just understand, and you can create your own answer, but some points, some keywords you have to mention. आपको mention करना ही होगा, जैसे product of the masses and square of the distance, inversely proportional, ये सब बहुत जरूरी है बात बताना, ठीक है। तो अगर ये जो प्रोपोर्शनल साइन है अगर हटाओगे तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा है कैपिटल जी, तो एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ओके, नाउ जी का कुछ वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। आपको क्या क्या याद रखना है? ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखिए, ये सॉरी डेफिनेशन याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और आपको कैपिटल जी का वैल्यू याद रखना है, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखिएगा अच्छे से, ओके। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात थोड़ा सा मैं बता दूं, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यही था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोगों को पता ही होगा, न्यूटन के माथे में जब सेब गिरा तो उसी से वो तहस नहस शुरू किया था, उसके बाद कितना कुछ निकाल लिया। तो वहीं पे पता है कि यूनिवर्स में हर एक चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब अपना अर्थ भी अट्रैक्ट करता है। देखो कभी पेन ऐसे करके फेंको, ये इसके तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, तो अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्थ खींच रहा है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, अब समझो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का अर्थ क्या होता है। हर एक दो चीज में जो एक फोर्स है उसे कहते हैं ग्रेविटेशन, यूनिवर्स का सबका। लेकिन उसमें अगर अर्थ इन्वॉल्व है, जैसे हम लोग हैं, अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है ग्रेविटी। समझ में आया? तो ग्रेविटेशन भी कह सकते हो, ग्रेविटेशन बिटवीन यू एंड अर्थ, बट इसको एक स्पेशल नेम दे दिया गया ग्रेविटी, तो वो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। पर एक्चुअली जिसे जिसे सन एंड अर्थ एंड सन एंड मून के बीच में ग्रेविटेशन चीज, तो बात बाकी जितना चीज सब हम लोग ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स बाय विच एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक फोर्स है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किसमें, दो चीज के मास पे और इसका डिस्टेंस का स्क्वायर पे, ठीक है। और बताना चाहूँगा मैं इसका, और टाइम हमको लगता है थोड़ा कम है, तो 15 मिनट अभी हो चुका है। और बताना ये कि जैसे मान लो अगर एक छोटा सा चीज़ है और एक अर्थ है, इन दोनों का प्रोडक्ट को, अच्छा मान लो ये है कॉपी है, तो बोलोगे सर क्या पेन एंड कॉपी का अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ जी अट्रैक्ट कर रहा है, पर इन दोनों का मास इतना इतना कम है कि इंटू करने से इसका फोर्स नेग्लिजिबल आता है फोर्स, और नेग्लिजिबल होने के कारण ये फोर्स हम लोग फील नहीं कर पाते, ठीक है। अब बोलोगे सर ये जो पेन है और आप में या हम लोगों में क्या अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशन का फोर्स है? हम बोलेंगे हाँ है, पर फिर वही बात कि मास जो पेन का और हम लोग का मास इतना कम है, नहीं के बराबर मास है, तो उसके हिसाब से कुछ नहीं होता। पर अगर ये पेन अर्थ का मास है, समझ रहे हो अर्थ में कितना जन और अर्थ खुद का कितना मास होगा, वो अगर इंटू हो जाए तो ये फोर्स बहुत भयंकर फोर्स होता है, और इसी फोर्स से अट्रैक्ट होता है। ये पहला बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिस्टेंस को लेके, हाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। सी, जितना कोई जिस पास रहता है, ठीक है, उतना वो अट्रैक्टेड रहता है वो चीज़ सबसे, जितना दूर रहता है, तो मैग्नेट में देखिए जितना दूर रहता है मैग्नेट से, एक दूसरा मैग्नेट, तो उसका फोर्स ना रहता है ना, जितना पास रहता है उतना अट्रैक्टेड रहता है। तो समझ में आ गया, जितना कम डिस्टेंस रहेगा फोर्स उतना ज़्यादा रहेगा, जितना दूर दूर रहेगा उतना, समझ के बात ना, ओके। तो ये था आप लोग को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो पढ़ना था, ये फॉर्मूला, ये जी का वैल्यू एंड दिस डेफिनेशन, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, मास एंड वेट। अच्छा, अगला क्लास से पहले मेरे को नेक्स्ट चैप्टर का चाहिए फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री जो भेजना भेज देना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना था, बहुत जन मेरे को पूछ रहा था, फीस के लिए पूछ रहा था कि सर कैसे पेमेंट करना नहीं करना है, तो आप लोग को बता दूं, आप लोग जिसको फीस पेमेंट करना है मेरे से एक बार फ़ोन कर लेना, मैं बता दूंगा आप लोग को कैसे पेमेंट का मेथड क्या होगा, अकाउंट ट्रांसफ़र करना है या आप कैश देना चाहते हो मैं आके कलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अभी तो आना जाना तो हो ही गया है, स्टार्ट हो सकता है कुछ दिन में हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे पढ़ाना। अभी सुन रहे जो अभी जाना आना तो हो ही गया है चालू, और देख लेंगे वैसे हिसाब से, ठीक है। आप लोग को जिसको पेमेंट करना है मेरे को इन्फॉर्म करके बस कीजिएगा, जब जब आपको पेमेंट करना है तब तक एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा, उसे पता चल जाएगा। नहीं तो अकाउंट में मान लीजिए आपको मैं अकाउंट नंबर दे दिया, आप ट्रांसफ़र कर दिए, मेरे को पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। और भी बहुत एटीएम में भी बहुत झमेला चल रहा है, एटीएम में कैश ही नहीं रहता बहुत टाइम, तो आप लोग पहले बात कर लीजिएगा मेरे से, ठीक है, कि मैं क्या बोलता हूँ, अकाउंट ट्रांसफर करने बोलता हूँ या कैश, जो भी है उसके बाद ही हम लोग पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। जिसको पेमेंट करना है वो ऐसी बात मेरे को बात कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं मास एंड वेट का डिफरेंस। सो मास एंड वेट का है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग को नॉर्मल भाषा में मास एंड वेट सेम ही चीज़ लगता है, राइट, पर इसमें है एक डिफरेंस। वो क्या डिफरेंस है आज समझते हैं। जैसे ये एक्चुअली होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, ठीक है। मैंने हम लोग जानते हैं हर एक चीज मैटर से बना हुआ, मैंने उसमें कुछ ना कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, राइट। तो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ मैटर जो है कंटेन इन अ बॉडी इज मास, राइट। तो वेट क्या होता है? वेट एक्चुअली होता है इट्स अ फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ खींच रहा अपने तरफ में कोई भी चीज को। मैं जैसे ही दूसरा तीसरा मैं बताऊंगा ना, तुम लोग को पूरा बात क्लियर हो जाएगा, देख लेना। वेट क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है, ध्यान रखना मैं बार बार बताऊं, इट्स अ फोर्स विथ विच सब्सटेंस आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है। ये फोर्स से खींचा जा रहा है, ओके। सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ये मैं पॉइंट लिखा नहीं यहाँ पे, यहाँ 4 पॉइंट लिखूँ, इसको वेक्टर क्वांटिटी, इसको स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं, ऐसे 5वां पॉइंट हो जाएगा। इट्स अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, इट इज नॉट अमाउंट ऑफ मैटर, इट इज द फोर्स विद व्हिच अर्थ इज pulling our bodies attracted towards center of earth, okay, got it. Now as it is amount of matter, so its unit is ऐसे, it is kg or kilogram, and as it is force, तो you know force का यूनिट होता है न्यूटन, got it. अब ये पॉइंट मेन था जिसमें समझ में आ जाएगा। देखो अमाउंट ऑफ मैटर, कुछ सब्सटेंस उसके अंदर में, कुछ मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स होगा, ये हर एक जगह में थोड़ी चेंज होगा। इट इज सेम एट ऑल प्लेस ऑन अर्थ और एनी प्लेस इन यूनिवर्स,
Whether you go to moon, whether you go to any place on space, it remains same. What? Mass remains same, क्योंकि मास माने अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कभी चेंज नहीं होगा, पर वेट चेंज होगा, क्योंकि ये एक फोर्स था, जिस फोर्स से कोई खींचा जा रहा है। तो अर्थ को मान लो ज्यादा खींचने का शक्ति है, तो ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा वेट दिखाएगा। मून में उतना कम है, ठीक है, तो मून में अगर कम है, जैसे 1/6 है, हम लोग का जहाँ जितना अट्रैक्शन फोर्स है उससे 1/6 है, तो वहाँ पे थोड़ा कम वेट हो जाएगा। तो समझे बात, स्पेस में है ही नहीं अट्रैक्शन फोर्स, तो वहाँ पे वेट 0 दिखाएगा, यानी कि समझ गए, वेट हो सकता है 0, ठीक है, अगर वहाँ ग्रेविटी नहीं है तो, ग्रेविटेशन नहीं है, पर मास कैन नॉट बी 0, मास तो कुछ अमाउंट ऑफ मैटर को कह रहे हैं हम लोग, समझे। चलती भाषा में दोनों को हम लोग सेम कहते हैं, पर एक्चुअली फिजिक्स में ये डिफरेंस है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डेफिनेटली आएगा। मैं आज जो कराया हूँ यहाँ पे तुम लोग को याद होगा, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, ये आता ही आता है। अगर जो ध्यान सुन रहा है बहुत अच्छा नंबर ला सकेगा वो लोग, कोई टेंशन करने का जरूरत नहीं, बस ये सब पढ़ो और मैं क्वेश्चन देने वाला उससे अच्छे करना, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मैटर फोर्स विद विच, अच्छा ये केजी, इसका न्यूटन इज सेम एट ऑल प्लेसेस, इट चेंजेस, measured by physical balance or beam balance. It is not measured by that balance, it is measured by only and only spring balance. याद रहेगा सारा ऑटो मैं बता दिया था, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन है टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका वो डायरेक्शन नहीं। गॉट इट। द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन मास एंड वेट, तुम लोगों को बुक से पढ़ोगे, बुक में बहुत बड़ा बड़ा करके दिया हुआ है, एंड एट लास्ट ये वाला दिखेगा तुम लोग को, तो मैं वो सब चीज एक में ही मैं कर दिया हूँ। तुम लोग को पढ़ोगे तुम लोग को यही चीज समझ में आएगा जो एक में समझाया, तुम लोग देख लेना एक बार, बुक करोगे। अगर फिर भी लगेगा कुछ सर ये बार 4 पॉइंट छूट गया, टेंशन मत लेना, मैं करा कर रखूंगा उसको, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर, होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको फीस देना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को फोन कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। एंड ईच टाइम यू विल पे, you please call me, okay, either you call me if you have number, or if you don't have number, mail me at this number, punnitasha992@gmail.com, okay. So that's all for now, we will do next chapter tomorrow, next day, okay. So bye.